नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। सबसे पहले खबर बागपत से, जहां पर जिला कारागार में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। गैंग वॉर यहां पर हुआ है। बागपत जिला जेल में बंदी की हत्या से हड़कंप मच गया। बागपत जिला कारागार में बंदी ऋषिपाल को मौत के घाट उतार दिया गया। सरिया के टुकड़े और चमचों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। इसके अलावा एक अन्य बंदी भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस घटना के दौरान, इस खूनी संघर्ष के दौरान, और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां पर उसको ट्रीट किया जा रहा है। बंदियों के दो गुटों के बीच इस खूनी संघर्ष की होने की खबर है। मृतक का शव फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे हुए हैं। बीते दिनों पूर्व प्रधान ओमपाल पक्ष और मृतक पक्ष के बीच भी गोलीबारी हुई थी। बागपत जेल में हत्याकांड की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। डीआईजी जेल लव कुमार जांच के लिए मौके पर रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर में वो घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे। डीएम और एसएसपी बागपत जिला जेल में ही मौजूद है। बागपत जिला कारागार में हत्या की ये दूसरी वारदात, जिसके बाद यहां पर हड़कंप मचा हुआ है। पूर्व में पूर्वांचल डॉन मुन्ना बजरंगी को भी यहीं पर गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी गई थी। और इस वक्त हमारे साथ डीजी जेल आनंद कुमार जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनका रुख करते हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑन इंडिया में। हेलो आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका। सर जी, धन्यवाद। बताएं। जानना चाहेंगे, बागपत जिला कारागार में आज क्या हुआ? दोपहर 12 बजे जानकारी मिल रही थी कि झगड़ा हुआ, जिसके बाद सुलटा लिया गया, लेकिन 2-3 बजे के आसपास फिर हत्याकांड तक को वहां अंजाम दे दिया गया। जी हाँ, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। और पहले एक छोटे से बात को लेकर के रेजर कोई गड़ा हुआ था, उसके उखाड़ वो कोई जेल को निकाल रहा था बंदी, और उसके बीच में दो बंदियों में झगड़ा हुआ। उसको तू मैं हुई, बात बढ़ गई। शुरू में बातचीत करके समाप्त कर दी गई थी, लेकिन बंदियों में इनमें आपस में रोष था और बाद में यह दुखद घटना कारित की गई है। और ये कट्टन जो चम्मच से बनाया जाता है उससे, और एक लोहे का कोई टुकड़ा का पीस था, उसको शार्प करके इन्होंने घटना कारित की गई है। लेकिन आनंद जी, क्या आप समझ रहे हैं, जेल प्रशासन पर तमाम तरह के सवाल इस घटना के बाद खड़े हो रहे हैं। इससे पहले मुन्ना बजरंगी की जब हत्या हुई थी तब भी सवाल खड़े हुए थे, और एक बार फिर से गैंग वॉर की ये जो हत्या हुई है, ये जो घटना सामने आई है, सर बहुत सारे सवाल है। देखिए, मुन्ना बजरंगी की घटना और इस घटना को जोड़ना उचित नहीं है। ये बंदियों में एक किसी बात की बाताबाती को लेकर यह घटना हुई है, और ये बात सही है कि हत्या हुई है। हाँ। और उतनी ही जघन्य है जितनी की किसी की भी हत्या हो, और इसमें पूरी कार्रवाई होगी। जो हमारे डीआईजी हैं लव कुमार, उनको भेजा गया मौके पर, वो जांच करके तय करेंगे किसकी जवाबदेही है, और सारी कार्रवाई होगी। सर, लेकिन जेल परिसर किसी भी कैदी के लिए सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, और अगर वहीं पर कैदियों की इस तरह से हत्या होगी तो सवाल तो खड़े होना लाजमी है। जी हाँ, बिल्कुल सवाल खड़े होने लाजमी है। और ये जघन्य हत्याकांड है, और किन कारण से हत्या की गई है, लेकिन इसमें कोई बाहर का इसमें कोई हथियार नहीं सप्लाई किया गया है। जेल में इनको चम्मच और प्लेट दी जाती है, उसको शार्प करके ये कट्टन बनाया गया। और घटना कोई सुनियोजित नहीं है। जहां तक अभी तक जानकारी है कि किसी बात को लेकर बहस हुई, बहस को लेकर के आपस में झगड़ा हुआ। झगड़े को पहले शांत कराया गया, लेकिन झगड़े उसके बाद भी ये घटना घटी। चमचों को समझा जा सकता है आनंद जी, लेकिन वहां पर सरिये के टुकड़े कैसे पहुंचे? वो इन हत्यारों के पास कहां से आए, कैसे आए? ये सब जांच का विषय है। कोई हथियार नहीं है, लेकिन हाँ, हथियार जो वहां पे सामान था उसको हथियार बनाया गया। ठीक है। और जो दूसरा बंदी गंभीर रूप से घायल है, उसकी क्या स्थिति फिलहाल? दूसरे बंदी की हालत ठीक है, और वो डॉक्टर ने खतरे से बाहर बताया है। अमित नाम का बंदी है जो खतरे से बाहर है, और जो मृतक बंदी है उसका नाम ऋषिपाल है। ठीक है। इसमें 5 बंदी हैं जिन्होंने आक्रमण किया, और पूरी इसकी जांच करा करके। आनंद जी, आखिरी सवाल आपसे, भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इस तरह से हत्याकांड को जेल परिसर के अंदर अंजाम ना दिया जा सके, कैसे आप आश्वस्त करेंगे आम जनता को? देखिए, हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। जेलों में हम लोगों ने काफी व्यवस्था बनाई है, लेकिन फिर भी यह दुखद घटना हुई है। इसके पूरे कारणों का आकलन किया जाएगा, और जो भी कार्रवाई अपेक्षित होगी इसमें की जाएगी। और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो पूरे तरीके से चम्मच और थाली को बैन करके प्लास्टिक की चीजें दी जाएगी बंदियों को। चलिए, बहुत शुक्रिया। संभावना ही ना हो। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आनंद कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो डीजी जेल आनंद कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जानकारी दे रहे थे, कह रहे थे जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। जांच पड़ताल के बाद ही स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी कि सरिये के टुकड़े उनके पास आए तो आए कहाँ से उन्होंने ये टुकड़े उठाए, और उसके बाद फिर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। फिलहाल तो मामले में हर कोई उच्च अधिकारी जांच की बात ही कह रहा है कि जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल एक बंदी की मौत हुई है और एक बंदी गंभीर रूप से घायल है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां पर उसका इलाज चल रहा है।
इस बीच खबर लखनऊ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नोडल अफसरों के साथ बैठक जारी है। जिलों में तैनात किए गए नोडल अफसरों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी बातचीत कर रहे हैं, बैठक ले रहे हैं। प्रदेश के जिलों का हॉटस्पॉट वाइज वो फीडबैक ले रहे हैं। लॉकडाउन पार्ट 3 को लेकर केंद्र की गाइडलाइंस पर क्या कुछ किया जा सकता है, कहां कितनी संभावनाएं बनी हुई है, इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ अभी चर्चा कर रहे हैं। नोडल अधिकारियों के साथ वहां पर अभी बैठक ले रहे हैं। प्रदेश के सभी विभागों के आला अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है। तो सुबह के समय डेली बेसिस पर टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक लेते हैं, समीक्षा करते हैं, ताज़ा हालातों पर फीडबैक लेते हैं। और अभी इस समय नोडल अधिकारियों के साथ, प्रदेश के तमाम आला अधिकारियों के साथ 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में चर्चा हो रही है नोडल अधिकारियों को जिन जिम्मेदारियों के साथ तैनाती दी गई थी, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन कहां तक किया जा रहा है, कहीं कोई कमी पेशी तो नहीं है, क्या कुछ दिक्कतें पेश आ रही है। लॉकडाउन पार्ट 3 को लेकर केंद्र की जो भी गाइडलाइंस जारी की गई है, उन्हें उत्तर प्रदेश में किस तरीके से उतारा जा सकता है, किन किन जिलों में क्या क्या ताज़ा हालात है और किन जिलों के हालातों के मद्देनजर कौन सी पॉलिसीज वहां पर इंप्लीमेंट की जा सकती है, क्या स्ट्रेटेजी वहां पर अपनाई जा सकती है। इसके मद्देनजर तमाम नोडल अधिकारियों के साथ फीडबैक लेते हुए, समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बैठक कर रहे हैं। विक्रम सिंह हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, बैठक अभी चल रही है, फिलहाल अंदर खाने से क्या जानकारी मिल पा रही है, किस किन मुद्दों पर अभी इस बैठक के अंदर बातचीत हो रही है, समीक्षा हो रही है? बिल्कुल, साफ तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में अभी तक की जो स्थिति ज्यादा गड़बड़ थी, उन जगहों पर जिस तरीके से नोडल अधिकारियों को भेजा गया था, उनकी समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और साफ तौर पर जिलों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, कम्युनिटी किचन, खाद्यान्न वितरण, लॉकडाउन के पालन, हॉटस्पॉट एरियाज में व्यवस्थाएं, इन सभी चीजों को लेकर पूरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें कि साफ तौर पर जो निर्देश दिए गए थे शासन स्तर से, उनका पालन जिले स्तर पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वहां पर नोडल अधिकारियों ने किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का काम किया है, क्या क्या निर्देश दिए हैं, किस तरीके से आगे जो जिले हैं जहां पर अभी भी 20 से ज्यादा जो संक्रमित मरीज हैं, वहां पर क्या स्थिति बनी, उन सभी चीजों की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से कर रहे हैं। और उन क्षेत्रों में जिस तरीके से आगे अभी लॉकडाउन 2 जब खत्म होगा, उसमें किस तरीके से वहां पर कार्य योजना बनाई जाए कि वहां पर अगर कोई काम किया जाना है या नहीं किया जाना है, इसको लेकर पूरी समीक्षा की जा रही है। किस तरीके से वहां पर कोई छूट दी जाए या ना दी जाए, इस बात को लेकर भी पूरी चर्चा की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है इस बैठक को लेकर कि नोडल अधिकारियों के साथ अभी मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, और इसी के तुरंत बाद मुख्यमंत्री जिले जो अधिकारी हैं उनके साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। तो बड़ी समीक्षा एक मुख्यमंत्री के पास पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने से पहले ही एक पूरी रिपोर्ट होगी कि जिलों में अभी क्या हो रहा है, और उसके अनुसार पूरी रिपोर्ट आज पूरे उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी तलब करेंगे। जी, लगभग अभी और कितनी देर तक ये बैठक जारी रहेगी? जी, अभी बताया जा रहा है कि 7:30 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू होनी है, जो आधिकारिक तौर पर समय बताया गया है। लेकिन अभी तक ये बैठक चल रही है, जिसमें कि नोडल अधिकारी पूरी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रख रहे हैं, और जो काम खुद नोडल अधिकारियों द्वारा किए गए हैं जिलों में, जो नोडल अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं अलग अलग जिलों में, उन सभी जगहों की रिपोर्ट पूरी मुख्यमंत्री के सामने रखी जा रही है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस तरह से अभी तो फिलहाल ये बैठक लगातार चल रही है, और इस बैठक में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले के तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत करते नजर आएंगे। शाम 7:30 बजे, यानी कि अब से तकरीबन 20 मिनट के बाद ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हो जाएगी। खबर लखनऊ से ही, घटिया पीपीई किट सप्लाई से जुड़ा हुआ मामला। न्यूज़ वन इंडिया के डिप्टी एडिटर मनीष पांडे से पूछताछ हुई। न्यूज़ वन इंडिया के डिप्टी एडिटर मनीष पांडे से एसटीएफ की टीम ने पूछताछ की। तकरीबन 2 घंटे तक ये पूछताछ हुई। न्यूज़ वन इंडिया के डिप्टी एडिटर मनीष पांडे से एसटीएफ की टीम ने पूछताछ की। न्यूज़ वन इंडिया ने किया था घटिया पीपीई किट सप्लाई का खुलासा। न्यूज़ वन इंडिया की खबर पर एक अधिकारी ने भी मुहर लगाई थी। अधिकारी ने सरकार को पत्र लिखकर बकायदा पीपीई किट को घटिया बताया था। न्यूज़ वन इंडिया के समर्थन में उतरे कई नेता और पत्रकार भी। अखिलेश यादव से लेकर अजय कुमार लल्लू तक
न्यूज़ वन इंडिया के समर्थन में उतर गए हैं। कई पत्रकारों ने भी किया डिप्टी एडिटर से पूछताछ का विरोध, और विरोध इस बात का कि किसी भी पत्रकार से उसका न्यूज़ सोर्स किसी भी हाल में नहीं पूछा जा सकता। और जिस तरीके से पूछताछ हुई डिप्टी एडिटर मनीष पांडे से, तमाम तरह के सवाल भी उसमें खड़े हुए। वो इसलिए क्योंकि वो बार बार एक ही सवाल कर रहे थे। वो सवाल ये कि न्यूज़ सोर्स कहाँ क्या है, कहाँ से ये जानकारी मिली, ये जो पत्र लीक हुआ वो कहाँ से, किस स्तर से लीक हुआ, बार बार एक ही सवाल पर जोर दिया जा रहा था। न्यूज़ वन इंडिया ने घटिया पीपीई किट सप्लाई का खुलासा किया था, और न्यूज़ वन इंडिया अपनी खबर पर लगातार बना भी हुआ है। न्यूज़ वन इंडिया की खबर पर एक अधिकारी ने भी मुहर लगाई थी। अधिकारी ने सरकार को पत्र लिखकर पीपीई किट को घटिया बताया था। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि लोकतंत्र में सरकार पर सवाल उठाने वालों पर ही सवाल उठाने का मतलब होता है सरकार को बचने के लिए पलटवार करने की कोशिश करना, और सरकार कुछ ऐसा ही कर रही है। कभी पीपीई की खराब गुणवत्ता बताने वाला घिरता है, कभी अन्न और आपूर्ति की खामियों को उजागर करने वाला घिरता है। सरकार नकारात्मकता छोड़कर आवागमन परिवहन के लिए गाड़ियां चलाए तो अच्छा होगा, बेहतर होगा। कुछ इन शब्दों के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया, और इस तरीके से अखिलेश यादव का समर्थन भी न्यूज़ वन इंडिया को हासिल होता हुआ। इसके अलावा यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि पीपीई किट में गुणवत्ता को लेकर सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकार मनीष पांडे से यूपी एसटीएफ ने कई घंटे पूछताछ की है। अब सरकार की मंशा साफ हो गई है। मुख्यमंत्री सच्चाई से जब जब डरते हैं, पुलिस को आगे कर सच बोलने वाले को ही डरा देते हैं। यह साफ है कि मुख्यमंत्री के सारे दावे खोखले हैं। तो अखिलेश यादव से लेकर यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू तक न्यूज़ वन इंडिया के समर्थन में उतर आए हैं। और इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ वन इंडिया के डिप्टी एडिटर मनीष पांडे खुद जुड़ गए हैं। उनका रुख करते हैं। मनीष जी, एक बार फिर से आपके साथ सवालों का जवाबों का वो दौर, 2 घंटे तक लगातार हुई पूछताछ, क्या कुछ आपसे और पूछा गया और किस बात पर बार बार जोर दिया जा रहा था? देखिए शिल्पा, सबसे बड़ी बात ये थी कि जो खबर दिखाई गई थी उस खबर का सोर्स क्या था। ऐसा नहीं था कि उसमें एसटीएफ की तरफ से मुझे कोई इंट्रोगेट किया गया या फिर मेरे ऊपर कोई दबाव बनाया गया या ऐसी कोई चीजें हुई। लेकिन निश्चित रूप से कभी कभार ऐसा होता है कि अधिकारी कुछ ज्यादा जल्दबाजी में कुछ गलतियां कर जाते हैं। चूंकि अगर उन्हें मुझसे पूछताछ करनी थी, हमारे खबर के सोर्स के बारे में जानना था, तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। वो बाकायदे वो नोटिस दे सकते थे, हमारे चैनल प्रबंधन से बात कर सकते थे कि आपके पास ये खबर कहाँ से आई, और उसके तमाम लीगल एस्पेक्ट हैं। बिना उसके वो किसी भी पत्रकार से कभी पूछताछ नहीं कर सकते। और दरअसल चूंकि इस मामले में चूंकि जो तमाम काबिल अफसर हैं उन्होंने भी इस बात की जांच बिठाई कि लेटर कहाँ से लीक हुआ, तो उसी मुद्दे पर बात हुई मेरी कि आपको ये लेटर कहाँ से मिला और हमें सोर्स जानना है। क्योंकि हम इस बात की जांच कर रहे हैं और हमें सोर्स पता करना है कि आखिर इस लेटर को लीक किसने किया। तो ये तमाम बातें हुई और लगातार घुमा फिरा के सिर्फ यही एक चर्चा का विषय था, पूछताछ का सवाल। लेकिन मनीष जी, ये भी तो खड़ा होता है कि लेटर मिलना, ये घटिया पीपीई किट का मसला उजागर होना, ये ज्यादा जरूरी है, या फिर वाकई में अगर कोरोना वॉरियर्स को ये घटिया पीपीई किट से सप्लाई हो रही है, उनकी जान खतरे में है, वो ज्यादा बड़ा मुद्दा है? दोनों में से कौन सा बड़ा मुद्दा है? तो आपको अपनी जांच को उस हिसाब से आगे बढ़ाना होगा। जरूरी ये नहीं है कि लेटर लीक कहां से हुआ, जरूरी ये है कि पीपीई किट्स घटिया क्यों है और आखिरकार क्यों सप्लाई हो रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए शुरुआत इसमें बात तो यही है कि जांच इसी बात की होनी थी कि पीपीई किट जो सप्लाई किए गए थे उसमें दोषी कौन है। और चूंकि देखिए मीडिया का जो काम है वो लोकतंत्र में उसे अधिकार दिया गया है कि अगर कहीं कुछ गलत होता है तो वो सच उसका काम है जनता के सामने ले आना। और एक जिम्मेदार पत्रकार के तौर पे, एक जिम्मेदार न्यूज चैनल के तौर पे हमने वो सच्चाई दिखाई कि किस तरीके से बीजी मेडिकल एजुकेशन ने खत लिखा कि इन 8 मेडिकल कॉलेजों में जो पीपीई किट सप्लाई किए गए हैं वो मानकों के अनुरूप नहीं है। और उसकी पुष्टि हमने कर ली थी। डीजी मेडिकल एजुकेशन के ऑफिस हम बाकायदे, हमारा एक संवाददाता गया था, वो वहां मौजूद नहीं थे, उनसे फोन पर बातचीत की। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि वो खत उनके द्वारा लिखा गया। उसके बाद हमने एक खबर चलाई
और उसके बाद शासन भी नोटिस देता है उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के एमडी को, एक विशेष सचिव के तरफ से पत्र तो क्या भी दिया एसटीएफ जाता इतनी है जानकारी से संतुष्ट नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल देखिए, अब उनके वो एसटीएफ संतुष्ट हुई या अथवा नहीं ये तो उन्होंने हमें नहीं बताया, लेकिन हाँ उनका मकसद बस यही था कि आपका सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ न्यूज क्या है, क्या आप डीजी मेडिकल एजुकेशन के किसी कार्यालय के किसी अधिकारी को जानते हैं, किसी अफसर को जानते हैं, डीजी मेडिकल एजुकेशन के यहाँ आप गए थे अथवा नहीं। ये तमाम चीजें उन्होंने पूछताछ के दौरान उन्होंने बातें पूछी। हालांकि काफी मतलब एक संतुलित वातावरण में और संतुलित चीजों तरीके से पूछताछ हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात हम लगातार इस बात को इसीलिए उठा रहे हैं और आज तमाम राजनीतिज्ञों ने इस पर सवाल उठाया है। हमने भी यही सवाल उठाए थे कि उनके पास अगर उन्हें कोई आधार था तो उन्हें इस बात की पूछताछ करनी भी थी कि लेटर कहाँ से लीक हुआ, तो वो उसका लीगल आस्पेक्ट में आ सकते, वो हम जवाब देते उसका कि हमें लेटर कहाँ से मिला। लेकिन यहाँ सवाल उठता ये है कि जो भाई उन्हें जांच दी गई है, एसटीएफ को जांच दी गई है कि लेटर लीक कैसे हुआ। हाँ। अब इसमें जिम्मेदारी उन अफसरों की है जिन्होंने ये जांच बिठाई। उन्हें पहले जांच इस बात की करानी चाहिए थी कि जो पीपीई किट भेजे गए थे वो मानक के विपरीत थे। ये डीजी मेडिकल एजुकेशन को छोटा मोटा अधिकारी प्रदेश का तो है नहीं, जो तमाम मेडिकल कॉलेजों से सामंजस्य बना के सरकार के साथ जो काम करता है, उस अफसर ने अगर लिखा कि पीपीई किट ठीक नहीं है तो पहले तो जांच इस बात की होनी चाहिए ना कि पीपीई किट गया कैसे, किसने सप्लाई किया, कौन कौन लोग उसके परचेजिंग में थे। लेकिन बजाय इसके जांच ये हो रही है कि पीपीई किट के बारे में जो खत लिखा था डीजी मेडिकल एजुकेशन में वो कैसे सार्वजनिक हुआ, वो मीडिया के पास कैसे आया या वो न्यूज वन इंडिया के पास कैसे आया। इसी पे आपत्ति हमारी थी। बिल्कुल। न्यूज़ वन इंडिया अपनी इस खबर पर अड़ा हुआ है, अपने इस स्टैंड पर लगातार बरकरार है। न्यूज़ वन इंडिया हमेशा सच दिखाता है, सच की हमेशा पैरवी करता है और करता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका मनीष पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। न्यूज़ वन इंडिया की खबर पर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी जारी है। वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा का बयान, एसटीएफ पत्रकारों से उनके सोर्स के बारे में नहीं पूछ सकती, ये अधिकार उनके पास है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार पत्रकार अपना सोर्स बताने के लिए बाध्य नहीं है। घोटालेबाजों की छानबीन होनी चाहिए, पत्रकारों की नहीं। ये लोकतंत्र और मीडिया के लिए खतरनाक, संजय शर्मा ने बताया है। न्यूज़ वन इंडिया ने दरअसल पीपीई किट को लेकर इससे जुड़ी घोटाले की खबर को दिखाया था। एसटीएफ ने न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता से फिर सूचना का स्रोत पूछा था, यानी कि न्यूज सोर्स न्यूज़ वन इंडिया के डिप्टी एडिटर मनीष पांडे से पूछा गया, जिसके बाद अब तमाम प्रतिक्रियाएं न्यूज़ वन इंडिया के समर्थन में सामने आ रही है। और इसी कड़ी में पत्रकार संजय शर्मा का भी बयान सामने आया। जी हाँ, संजय शर्मा काफी समय से पत्रकारिता के फील्ड में वरिष्ठ पत्रकार है संजय शर्मा, जिन्होंने कहा कि कोई भी किसी भी संवाददाता से, किसी भी पत्रकार से उसका न्यूज सोर्स नहीं पूछ सकता, उससे जानने के लिए बाध्य पत्रकार को नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पत्रकार अपना सोर्स बताने के लिए बाध्य बिल्कुल नहीं है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि जिस घोटाले की बात की जा रही है, घोटाला किसने किया इसको सामने लाने की जगह किस पत्रकार को खबर कहां से मिली इसकी जांच की जा रही है। हकीकत में ये सब चीजें तब की जाती है जब आपको मूल घोटालेबाज को बचाना होता है। तमाम मेडिकल कॉलेज के लोगों ने लेटर लिखा कि ये पीपी किट क्वालिटी की खराब है। जिस तरह से टेंडर हुआ उसकी शिकायत थी, दोबारा टेंडर हुआ उसकी शिकायत थी कि टेंडर वेबसाइट पे अपलोड नहीं हो रहा है। और ड्रग कॉर्पोरेशन में तो घोटालों की लंबी फेहरिस्त है। तो बजाय इन घोटालों की जांच करने के लिए अगर एसटीएफ इस बात की जांच कर रही है कि पत्रकारों को कहां से खबर मिली, तो मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्णय ऐसे हैं जिसमें कहा गया है कि पत्रकारों से यह नहीं पूछा जा सकता कि उनके स्रोत क्या है। ऐसे में अगर एसटीएफ किसी पत्रकार को बुला रही है ये पूछने से खबर कहां से मिली, तो ये डेमोक्रेसी के लिए, मीडिया के लिए, सिस्टम के लिए, सरकार के लिए किसी भी रूप में ठीक नहीं है। इस बीच बात करेंगे कोरोना अपडेट्स की। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 2455, यूपी में कोरोना के एक्टिव केसेस 1756, मध्य प्रदेश में 656 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में 45 लोगों की अब तक जान भी जा चुकी है। 64 जिलों तक संक्रमण ये कोरोना वायरस का जा पहुंचा है। हालांकि 6 जिले ऐसे जहां पर कोई भी एक्टिव केस फिलहाल नहीं है। लॉकडाउन में कोरोना से संक्रमित हो रहे यूपी पुलिस के जवानों के लिए नई शुरुआत। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को कोरोना से बचाने को लेकर प्रयास किए गए हैं।
जी हाँ, ये प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। डायल 112 मुख्यालय में लगाया गया है पुलिसकर्मियों के लिए हेल्थ कैंप। एडीजी 112 असीम अरुण की अगुवाई में पीआरवी जवानों की फिटनेस चेक की जा रही है। आयुष्मत एनजीओ के जरिए मेदांता हॉस्पिटल की डॉक्टरों की टीम ये हेल्थ कैंप कर रही है। जवानों का चेकअप रोजाना 200 पुलिसकर्मियों का किया जा रहा है। डॉक्टरों द्वारा चेक काउंसलिंग के जरिए फिर जवानों को फिट रहने का मूल मंत्र भी दिया जा रहा है। महिला पुलिसकर्मियों सहित सभी कर्मचारियों की जांच की जा रही है, उनकी फिटनेस जांची जा रही है। लॉकडाउन में कोरोना से संक्रमित हो रहे यूपी पुलिस के जवानों के लिए नई शुरुआत। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को कोरोना से बचाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। काफी सराहनीय ये पहल। डायल 112 मुख्यालय में लगाया गया पुलिसकर्मियों के लिए हेल्थ कैंप। अब इस हेल्थ कैंप में इन तमाम पुलिसकर्मियों की जांच की जाएगी, इनकी फिटनेस इसमें जांची जाएगी और अगर कहीं भी किसी भी पुलिसकर्मी को कोई भी दिक्कत परेशानी महसूस होगी तो जाहिर सी बात है इस हेल्थ कैंप के जरिए वो चिकित्सकों से सीधे तौर पर परामर्श ले सकेगा और अगर ज्यादा दिक्कत परेशानी होगी तो फिर तुरंत चिकित्सक उसी हिसाब से उन्हें आगे ट्रीटमेंट के लिए बोलेंगे। और इस बीच गौतम बुद्ध नगर से खबर है जहां पर पुलिस ने बाइक मार्च किया। जी हां, पूरे शहर में सड़कों पर पुलिस बाइक की टोली नजर आई। जनता को जागरूक करने के मकसद के साथ ये कोशिश पुलिस की टीमों ने बाइक पर सवार होकर शहर का दौरा किया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट्स करके लोगों को यहाँ पर जागरूक करने का काम किया गया और जब पुलिस की ये बाइक टोली यहाँ से निकली तो हर कोई अपनी अपनी बालकनी में आ गया इसे देखने के लिए और बाकायदा अनाउंसमेंट्स के जरिए लोगों को बताया गया कि उन्हें घरों में रहना है। उन्हें जागरूक करने का काम किया कि जब तक वो घर में रहेंगे तब तक वो सुरक्षित है, बाहर कोरोना वायरस का खतरा ही खतरा है। और इस तरह से शहर का दौरा करते पुलिस की टीमें